अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 12.3। 12.3 एग्ज़ाम्पल जो है वो पेज नंबर 44 पे है और इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्नेल्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। लाइट की एक रे है जो वो हवा में से ग्लास में एंटर होती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 30 डिग्री। नॉर्मल के साथ जो रे है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज़ 1.52, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n की जो वैल्यू थी वो 1.52 है। देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम रिफ्रैक्शन का एंगल फाइंड करेंगे। समझते हैं थोड़ा सा इसको किस तरह से स्नेल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया। हमारे पास ये जो मीडियम मैं बना रही हूँ से ये ग्लास का मीडियम है और ये एयर से इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पर आकर जब टकराई तो ये नॉर्मल के साथ उसने जो एंगल बनाया है वो हमारा इंसिडेंट एंगल है और उसकी वैल्यू 30 है। मींस ये जो इंसिडेंट एंगल है ये 30 डिग्री का है। और इसके बाद ये जो यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट हुई है अपने पाथ से, ये वाला जो एंगल है जो ग्लास के अंदर है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, ये एंगल हमने फाइंड करना है और उसने खुद ही बता दिया है हमें गिवन में कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वो 1.52 आ गया है। गिवन में इंसिडेंट एंगल की वैल्यू गिवन है और एन की वैल्यू गिवन है। स्नेल्स लॉ यूज़ हो रहा है यहाँ पर और जो स्नेल्स लॉ होता है वो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज़ इक्वल टू एन। एन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पे ये देखें, अब हमने क्या किया, ये साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ये 30 पुट कर दी। ठीक है, और n की जगह ये वैल्यू यहाँ पर ये पुट की। इस तरह से यहाँ पे उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। बेसिकली ये जो जगह है इसमें हुआ क्या है, ये साइन ऑफ r जो है वो इधर जाके n के साथ मल्टीप्लाई होकर आ गया है। ये फार्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, और ये सब कुछ वैल्यू पुट करने के बाद उसने क्या किया कि यहाँ से जो 1.52 इस तरफ था उसको नीचे ले आए हैं। ये डिवाइड हो गया आके साइन 30 पे, लाइक इस तरह से बन गया वो। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसके लिए उसने साइन 30 को डिवाइड किया 1.52 से, वैल्यूज़ पुट की और 0.33 आ गया। अब चूँकि हमने सिर्फ एंगल फाइंड करना है रिफ्रैक्शन का, ठीक है, तो हम ये साइन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये साइन इन्वर्स बन जाएगा और साइन इन्वर्स हमने 0.33 कैलकुलेटर पे लिया तो ये हमें 19.3 डिग्री अचीव हो जाएगा। उसके बाद हम रिज़ल्ट लिख लेंगे। ये बहुत सिंपल है, इसको आप कर लें। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि एक अगर सपोज़ हमारे पास ये एयर है, ठीक है, और ये जो सरफेस है ये वाटर है, और क्या हो रहा है, ये वाटर के अंदर से एक लाइट रे आई और वो यहाँ पर इस सरफेस के साथ टकराई और टकरा के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। इसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में कुछ समझने वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, बातें उनमें लिखी हुई हैं। तो काइंडली ये अंडरलाइनिंग आप ऐसे ही करें जैसे मैंने की है और इस अंडरलाइनिंग से आप एंड तक चलेंगे तो इन लाइंस में लिखा क्या हुआ है उसको अब हम समझ लेंगे। अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने वाली हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कहा है उसने, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट एंगल की कोई एक ऐसी ख़ास वैल्यू होती है, कब, जब क्या होता है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। कि जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल है जब रे रिफ्रैक्ट होती है तो वो 90 डिग्री बनाते हुए रिफ्रैक्ट हो रही होगी। मींस इंसिडेंट रे किसी ऐसे एंगल से अगर वो बना रही है, नॉर्मल के साथ कोई ऐसा एंगल बनाए कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री का एंगल बनाकर रिफ्रैक्ट हो,
तो फिर क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट कॉजेज रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 डिग्री इस कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है, ऐसा इंसिडेंट एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे को 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्ट करा देता है, उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, और अगर हमारा इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, नो रिफ्रैक्शन अक्कर, तो उस सूरत में फिर रिफ्रैक्शन नहीं होता। द इंटायर लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, तो जितनी भी लाइट होती है वो दूसरे मीडियम में एंटर नहीं होती बल्कि अपने ही मीडियम में अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, एक क्रिटिकल एंगल की और दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ये इन्हीं सारी लाइंस में गिवन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है नेक्स्ट, जो एग्ज़ाम्पल हमारी 12.4 है। ये थोड़ी सी चेंज है, इसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। पानी के क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33, ये फिक्स है, इसको ज़ुबानी याद कर लें। एंड दैट ऑफ एयर इज़ 1। और करना क्या है हमने कि रिफ्रैक्टेड एंगल जो है, चूँकि क्रिटिकल एंगल के बराबर में जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो अब यहाँ पर हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, व्हेन लाइट एंटर्स इन एयर फ्रॉम वाटर, द स्नेल्स लॉ जो है वो चेंज हो जाता है। हम लोग स्नेल्स लॉ को पहले पढ़ते आए हैं कि एयर में से दूसरे मीडियम्स में लाइट एंटर हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो लाइट है वो वाटर से एंटर हो रही है एयर में, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ उलट जाएगा। मतलब वो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि इस केस में लाइट किसी और मीडियम से एयर में एंटर हो रही है। जब एयर से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही थी तो वो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, लेकिन यहाँ पर वाटर से एयर में एंटर हो रही है, तो इसलिए साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, और हमारे पास जो n है वो 1.33 सेम हमें गिवन है। तो ये हम लोग सिंपली वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। और एयर के लिए जो हमारी था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1 था, तो फार्मूला जो है यहाँ पे बन जाएगा कि n साइन ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू 1। और सिमिलरली ये इसी तरह से आप वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। इट इज़ वेरी इजी। एंड पे जाकर चूँकि हमने इंसिडेंट वैल्यू लेनी है, तो एंड पे जाके जो है ना, यहाँ पे बस आप साइन का इन्वर्स लेना मत भूलें, ठीक है। और बाकी ये सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू प्रोसेस होगा जो कि पूरा हो जाएगा, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा बस।